हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नए श्रृंखला में। मैं हूं कुंदन कुमार और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं गणित विषय सीखने वाले हैं जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 16 जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। यह एक हम आज नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज के इस भाग में हम लोग भाग 1A देखेंगे, इसके बाद भाग 1 के B भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे भाग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो सेट थ्योरी है चैप्टर और परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है, आप उसे पढ़ लिए होंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप इस चैप्टर को पढ़िए, या पढ़ लिए हैं तो एक बार रिवीजन कीजिए, तब इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर प्रायिकता चैप्टर की तरफ आप आगे बढ़िए, तब आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि यह जो चैप्टर है इन्हीं दो चैप्टर पर डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। मेरे साथ आप भी कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और हर एक कंसेप्ट को समझते चलिए। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि आज के इस भाग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, भूमिका पर। ठीक है, उसके बाद यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 and 2 अर्थात उदाहरण संख्या 1 और 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये जान लें कि प्रायिकता का क्या अर्थ होता है। तो प्रायिकता का अर्थ किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को मापना है। प्रायिकता किसे कहते हैं? मतलब प्रायिकता का सिंपल सा अर्थ होता है कोई घटना घटित होगा कि नहीं होगा, उसकी कितनी संभावना है, उसी को मापना। आप इसे ऑलरेडी क्लास 10th में भी बहुत सारे बेसिक जो कंसेप्ट हैं उसके बारे में आपने सीख लिया है। ठीक है, यह गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। किसी विशेष परिणाम के घटित होने को घटना कहते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट। किसी विशेष परिणाम के घटित होने को क्या बोला जाता है? इवेंट। अब हम बात करते हैं प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये बीच में प्रोबेबिलिटी है, और 1 के बीच में होता है, अर्थात ए लेस देन या इक्वल 1। ठीक है, अर्थात कोई भी हम घटना लेंगे तो उसका जो प्रायिकता होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर असंभव घटना होगा तब 0 होगा, अगर निश्चित घटना होगा तो उसकी प्रायिकता 1 होगा। बस इसी के बीच में हमारा लाई करेगा। ये नहीं कि प्रायिकता किसी का 2 आ जाए, किसी का 3 आ जाए, किसी का 4 आ जाए, ऐसा प्रायिकता नहीं आता है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, और असंभव घटना का जो प्रायिकता है वह 0 होता है, और संभव घटना का जो प्रायिकता है वह 1 होता है। आप इसे भली भांति जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसी घटना की संभावना का सूत्र क्या है, अर्थात प्रायिकता का क्या फॉर्मूला है। तो मान लो कोई अगर घटना ई है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, और पढ़ेंगे इसको ई घटना की प्रायिकता। तो देखो ये कैसे निकलेगा, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम मतलब उस जो डिफाइन किया है कंडीशन उसके अनुसार कितने परिणाम मिल रहे हैं, और टोटल परिणाम कितने हैं, इन दोनों को जब भाग लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्रायिकता। अब देखिए जो प्रायिकता है अर्थात संभावना, उसका उपयोग विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, अर्थशास्त्र में, मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। जैसे आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आंधी आएगी कि नहीं आएगी, उसके बाद तापमान कितने रहने वाला है, इस सब का जो अनुमान जो करते हैं मौसम वैज्ञानिक, तो उनमें प्रायिकता जो कंसेप्ट है उसका बहुत यूज होता है। ठीक है, यह अध्याय अनिश्चित घटनाओं के गणितीय अध्ययन में सहायक होता है। अब हम एक बात मानकर चलेंगे, हम यह मानते हैं कि सभी परिणामों के घटित होने की जो संभावना है अर्थात जो प्रायिकता है वह क्या है? समान है। अतः हमने प्रायिकता को परिभाषित करने के लिए सम प्रायिकता परिणामों का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम मान कर चलते हैं अगर हमारे पास 2 परिणाम आ सकते हैं, 2 परिणाम हैं,
तो हम ये मान कर चलेंगे जितना परिणाम 1 आने का संभावना है उतना ही परिणाम 2 आने का संभावना है, ठीक है, अर्थात वो सम है, बराबर है। तो इसलिए इस चैप्टर में हम जितना करने वाले हैं समप्रायिकता परिणामों का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, ठीक है। तो देखो यादृच्छिक परीक्षण होने के 2 कंडीशन है, 2 नियम है। अगर दोनों नियम लागू होते हैं तब कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर दोनों नियम लागू नहीं है तो उसे नहीं कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कहीं हम बातचीत करते हैं तो उसका नियम होता है, नियम एवं शर्तें लागू, वैसे ही इसमें 2 नियम और शर्त है, ठीक है। आप जो बोलिए, नियम बोलिए, शर्त बोलिए या कंडीशन बोलिए, तो 2 प्रतिबंध है। अगर इसको ये संतुष्ट करेगा तब हम कहेंगे यादृच्छिक परीक्षण, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो पहला नियम ये है इसके 1 से अधिक संभावित परिणाम हो, कोई भी घटना हो तो उसके 1 से अधिक संभावित परिणाम हो। जैसे आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो इसके 2 परिणाम है, या तो होगी या तो नहीं होगी, अर्थात 1 से अधिक है। अब देखो परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं हो, जब तक वो समय नहीं आ जाता तब तक ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बारिश होगी कि नहीं होगी। अर्थात परीक्षण से पहले परिणाम उसका बताना संभव नहीं है, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर सपोज करो अगर हम एक सिक्का उछालें जिस पर एक तरफ हेड लिखल है एक तरफ टेल लिखल है, तो इसमें कितने टोटल परिणाम है, एक तो ए है, हेड आ सकता है, एक तो है टेल आ सकता है। जब उछालेंगे तो उससे पहले ये जानना बहुत संभव ही नहीं है कि क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, ये नहीं बता सकते हैं। अर्थात उसका जो परिणाम है उसको भी बताना हमारे लिए संभव नहीं है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब दोनों में से कोई आ सकता है। तो इस प्रकार के घटना को क्या बोलेंगे हम, इस प्रकार के परीक्षण को हम बोलेंगे यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बाबू हम बात करते हैं परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस, ठीक है। तो देखिए किसी यादृच्छिक परीक्षण, अभी हमने व्याख्या किया यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, परीक्षण के किसी संभावित नतीजों को परिणाम कहते हैं। जितने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स, रिजल्ट। अब देखो एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार करें, पासा मतलब डाइस, जिस पर हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो जो पासा हम लोग लुढ़काते हैं वहीं उसी की बात किया जा रहा है। इसमें ज़्यादातर सिक्का की बात होगी, पासा की बात होगा, ताश की बात होगा। तो आप इन सब कंसेप्ट से आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए, क्लास 10th में भी प्रायिकता चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। जब एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो देखो पासा फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। इसी 6 अंक में से कोई भी एक संख्या आ सकता है, ठीक है। तो यदि हम पासे के ऊपरी फलक पर अंकित बिंदुओं की संख्या में रुचि रखते हैं तो परीक्षण के परिणाम 1 से लेकर 6 तक हैं। सभी परिणाम, अब देखो जो जितने परिणाम आए हैं 1 से लेकर 6 तक, सभी परिणामों का समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इसको हम क्या किए, मझला कोष्ठ में बंद कर दिए। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। अर्थात इसका जो डिफिनीशन होगा वो क्या होगा, अतः किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, जितने सारे संभावित परिणाम हैं, ठीक है, अगर हम उसका समुच्चय ले लें अर्थात सेट बना लें तो उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि को संकेत कैपिटल एस, एबीसीडी के कैपिटल एस द्वारा प्रकट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। दूसरे शब्दों में यादृच्छिक परीक्षण का प्रत्येक परिणाम भी प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। मान लो एक सिक्का उछाले जिस पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो दो टोटल कितने परिणाम हैं, हेड और कोमा टेल। तो ये तो हमारा बन गया क्या, प्रतिदर्श समष्टि। और एक अकेला हेड है इसको बोलेंगे प्रतिदर्श बिंदु, एक अकेला टेल है उसको बोलेंगे प्रतिदर्श बिंदु। अर्थात जो इसका अंदर का एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट क्या होंगे, प्रतिदर्श बिंदु। अब हमारे पास एग्जाम्पल 1 है जो बोल रहा है 2 सिक्कों, अर्थात एक 1 रुपया के है तथा दूसरा 2 रुपया के है,
को एक बार उछाला गया तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। अब देखो बाबू, 2 गो सिक्का उछालोगे तो टोटल कितने परिणाम होंगे। मान लो पहला सिक्का उछाले तो हेड आ गया, और दूसरा उछाले तो वो भी हेड आ गया, तो अर्थात हेड हेड। पहला उछाले तो हेड आ गया, दूसरा उछाले तो टेल आ गया, एक ये संभावना है। उसके बाद मान लो कि फिर उछाले तो पहला टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर उछाले तो पहला टेल आ गया, दूसरा भी टेल आ गया। यहीं हमारे पास टोटल क्या बनेंगे, 4 संभावनाएं हैं। तो अगर इसको हम मझला कोष्ठ में लिख दें और इसको एस से सूचित कर दें तो यही तो होता है, जितनी संभावनाएं हैं सबको लिख डालो और एक समुच्चय बना डालो। समुच्चय बना डालो अर्थात उसको मझला कोष्ठ में ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो और उसे एस से सूचित कर दो, वहीं क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। सिक्के इस अर्थ में भी भेद्य है कि हम उनको पहला सिक्का और दूसरा सिक्का संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिक्कों में से किसी पर चित या पट प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए संभव परिणाम निम्नलिखित हो सकते हैं, या तो दोनों पर हेड हेड आ जाए, या पहले सिक्के पर हेड या दूसरे पर टेल। हेड को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड को हिंदी में जो बोलते हैं वह बोलते हैं चित। ठीक है, हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चित, और टेल को पट। बहुत जगह यह शब्द मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पट को क्या बोलते हैं, टेल, और चित को हेड। तो यही हमारे पास 4 संभावनाएं हैं, इसको हम एस से सूचित कर देंगे और मझला कोष्ठ में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, प्रतिदर्श समष्टि। अब हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 2 को पर ऊपर, जो कह रहा है पासे के एक जोड़े जिसमें एक लाल रंग का है और दूसरा नीला रंग का है, को एक बार फेंकने पर परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, पासा जो होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित होती हैं। ठीक है, 1 से 6 तक उसके ऊपरी फलक पर कोई भी फेंकेंगे तो यहीं 6 में से कोई एक मिलने वाला है। कितने पासा फेंका गया है, टोटल 2 पासे फेंके गए हैं। तो जो संभावनाएं बनेंगी वो क्या क्या बनेंगे, तो अगर हम मान लिया कि नीले रंग के पासा को 1 और लाल रंग के पासे पर 2 प्रकट होता है, तो इस परिणाम को क्रमित युग 1,2 ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात 1,2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो पहला पासा फेंके उस पर 1 आ गया और दूसरा फेंके तो इस पर 2 आ गया। ये भी हो सकता है कि पहला फेंके तो 1 आ जाए, दूसरा फेंके तो 3 आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार यदि नीले पासे पर 3 और लाल पर 5 प्रकट होता है तो इस परिणाम को 3,5 लिखेंगे। मतलब जो पहले लिख रहे हैं वो पहला पासा का रिजल्ट है और दूसरा लिख रहे हैं वो दूसरा पासा का रिजल्ट है। तो इसी को अगर व्यापक तौर पर लिखें, व्यापक रूप से परिणाम को क्रमित युग्म x, y के टर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, निरूपित किया जा सकता है, जहाँ जो x है वो नीले रंग के पासे और जो y है वो लाल रंग के पासे प्रकट होने वाली संख्याएं हैं। अतएव समष्टि निम्नलिखित प्रकार से बनेंगे। क्या बनेंगे समष्टि, तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। जो समष्टि बनने वाले हैं s, तो जो s बनेगा वह हो जाएगा हमारा मझला कोष्ठ x, y, इसी फॉर्मेट का होने वाला है। अब इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि x क्या है और y क्या है। तो इसी को डिफाइन किया गया है कि जो x है नीले पासे पर प्रकट संख्या है और जो y है वह लाल पासे पर प्रकट संख्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस समष्टि में टोटल कितने अवयव होंगे। तो देखो, एक उछालेंगे तो 6 आएगा, दूसरा उछालेंगे तो 6 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36। अर्थात ये हुआ कि अगर एक पासा है उसको अगर n टाइम अगर उछालें तो 6 के पावर n टोटल परिणाम होंगे। यहाँ कितना बार उछाला जा रहा है, 2 बार, तो 6 के पावर 2। इसका मतलब है 6 के पावर 2 मतलब 6 गुना 6, तो 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 6 बार, तो कितना आएगा 36। अब देखो उसमें क्या क्या होगा, हो सकता है कि पहला उछाले तो 1 आ जाए, दूसरा पर भी 1, पहला उछाले 1, दूसरा पासा पर भी 2, पहला पर 1, फिर दूसरे पर 3, पहला पर 1 4, ऐसे ही करके फिर 2 1 2 2 3 2 3 ऐसे, फिर पहला उछाले तो 3 आ गया, दूसरा उछाले 1 आ गया। इस तरह टोटल कितने बनने वाले हैं, 6 तक बनने वाले हैं और टोटल 36 परिणाम होंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगले भाग में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं उदाहरण संख्या 3, 4, 5 और प्रश्नावली 16.1 भी करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक करेंगे। ठीक है, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, बाय बाय।